टर्म 2 के लिए फर्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है, सबसे फर्स्ट 9th चैप्टर, जिसको हमें क्या कहना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, नॉर्मली इसको सॉलिड्स भी बोलते हैं। उसके आगे आता है फ्लूइड्स, और फिर एक और है थर्मल प्रॉपर्टीज। ये तीनों को एनसीईआरटी ने एक ही यूनिट में रखा हुआ है। ठीक है, एक ही यूनिट में सीबीएसई ने इसको रखा हुआ है। तो नोट्स जो भेजे हैं मैंने, वो तीनों के कंबाइंड है, क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अलग अलग है पीछे। ठीक, तो चलो, सॉलिड सबसे छोटा चैप्टर है, उससे थोड़ा सा बड़ा फ्लूइड्स है, और हम आराम आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं करेंगे। तो देखो सॉलिड्स में हमें करना क्या क्या है। सबसे छोटा पहला टर्म हमें जानना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी से ही जानेंगे कुछ टर्म्स, जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, और हुक्स लॉ में एक और टॉपिक आता है इलास्टिसिटी कांस्टेंट। बस इतना छोटा सा टॉपिक है ये चैप्टर में। ठीक है, बस इतनी चीजें जाननी है इस चैप्टर में, छोटा सा। चलो, तो फर्स्ट टर्म हम लोग उठा रहे हैं, दैट इज इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? हमने इलास्टिक कॉलिजन पढ़ा था, याद है किसी को? यस सर, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, काइनेटिक उसमें एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है। मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। इलास्टिसिटी होता क्या है? ये किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इट ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है, ऐसी बॉडी है, इसके अंदर क्या होंगे, अंदर में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मैं इसको बाहर से एक फोर्स लगाता हूँ, ये थोड़ा सा डिफॉर्म होकर के, इधर ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, जहां मैंने फोर्स लगाया वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं वापस इसको छोड़ू, तो कुछ बॉडीज ऐसी होंगी जो वापस इसी शेप में आ जाएगी, कुछ बॉडी ऐसी होगी जो थोड़ा सा कम शेप, मतलब शेप गेन तो करेगी, बट एग्जैक्टली पीछे जो पहले की तरह नहीं होगी, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रह जाएगा। और कुछ बॉडी ऐसी होगी जो जैसा फोर्स लगाया था वैसे ही रह जाएगी, कुछ गेन ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि मैंने किसी एक बॉडी पे बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो तीन सिचुएशन बताई। कुछ बॉडी ऐसी है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेप को रिगेन करती है, सेम शेप रिगेन करती है, कुछ है कुछ कुछ पार्ट तक शेप को रिगेन करेगी, कुछ बिल्कुल ही नहीं कर पाएगी। तो इलास्टिसिटी होता क्या है? इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी का यही प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इट ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। अब जैसे इसके एग्जांपल्स देख लो, एक बैलून है, बैलून में पीछे मैंने यहाँ पे एयर पूरा होता है, इसको मैंने, ये मान लो बैलून था, इस पे मैंने बाहर की तरफ फोर्स लगाया, थोड़ी देर बाद डिफॉर्म हो गया दोनों तरफ, और जैसे ही छोड़ा वापस से रिगेन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, थोड़ा सा रिगेन हो थोड़ा सा ना हो? तो एग्जाम्पल बता सकते हो? चलो इसका बताओ, जो बिल्कुल ही रिगेन ना होता हो। सर क्ले देखा है? यस सर। क्ले में क्या होता है, वो रिगेन ही नहीं करेगा, जैसे बना दो उसी शेप में मोल्डेड रह जाएगा। ठीक है, और दूसरा कोई एक बॉडी ऐसा होता है जिसको थोड़ा सा करो तो रिगेन करेगा तो पूरा, बट ज्यादा थोड़े से पार्ट को। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसको एक लिमिट तक खींचो तो वापस सेम शेप में आ जाएगा, लेकिन लिमिट से ज्यादा खींच दो, बहुत ज्यादा, और फिर ओपन करो तो ये थोड़ा सा ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी है क्या? इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोशिश करता है, अपने डिफॉर्म्ड शेप को वापस से रिगेन करने की कोशिश करता है। जो बॉडी 100% रिगेन कर ले, दैट बॉडी इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। हमें मेनली इलास्टिक बॉडी के बारे में पढ़ना है। ठीक, जो थोड़ा सा, जो थोड़ा बहुत गेन करे, 10% गेन कर लिया, 20% रिगेन कर लिया,
उसको बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक। और कुछ बॉडीज ऐसी होती है जो रिगेन करती ही नहीं है, उस बॉडी को बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो हमने तीन टाइप ऑफ बॉडीज यहाँ पे समझा। पहले टर्म समझा क्या, इलास्टिसिटी क्या होती है, दूसरा टर्म क्या है, तीन टाइप के हमने बॉडी को देखा। इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी क्या करेगी, 100% रीगेन, जितना पहले था उसको 100% रीगेन कर लिया। पार्शियली इलास्टिक हो सकता है 40% गेन करे, 30% रिगेन करे, 70% रिगेन करे, 100% ना करे, पार्शियली इलास्टिक बॉडी। और क्ले कैसा एग्जांपल है, पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी, नो रिगेनिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो हमने पूरे मटेरियल को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इलास्टिसिटी में, इलास्टिक बॉडीज, पार्शियली इलास्टिक बॉडीज और प्लास्टिक बॉडीज। ठीक है, ये था हमारा इलास्टिसिटी, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है हमारा इलास्टिसिटी के बाद प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, बताइए कि प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, जो बिल्कुल रिगेन ना करे, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया और वो रिगेन ना करे, दैट इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा छोटा सा स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, तो देखो ये एक बॉडी है, इस पे मैंने बाहर की तरफ से फोर्स लगाया, तो जैसे मैंने एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया यहाँ पे, इसकी शेप थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है, ऐसे यहाँ से डिफॉर्म हो गई। तो डिफॉर्म होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट 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 मॉलिक्यूल्स, ये अपने शेप में है ओरिजिनली। जैसे ही मैं बाहर फोर्स लगाता हूँ तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे यहाँ पे डेंस्ड हो जाते हैं। ठीक, इसके जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स ऐसे डेंस हो जाते हैं। तो एक, अगर मैंने यहाँ पे एफ फोर्स लगाया तो ये मॉलिक्यूल्स इस तरफ शिफ्ट हो गए। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, जब ये बहुत ज्यादा पास आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, तो ये जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो अपनी अपनी जगह पे था, वो किसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। कोई भी शेप क्यों गेन कर लेता है वापस, मैंने एफ लगाया, ऐसे डिफॉर्म हो गया यहाँ पे, फिर जैसे मैंने छोड़ा तो ये वापस से गेन कैसे कर लेता है शेप, क्योंकि जो बाकी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो इतना फॉर्म मैंने डिफॉर्म कर दिया इस वाले पार्ट को, तो यहाँ के मॉलिक्यूल शिफ्ट होके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले से जो प्रेजेंटली मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे वो इसको रिपेल कर रहे होंगे, वापस अपनी जगह पे जाओ, वापस अपनी जगह। ठीक है, तो ये एक फोर्स लगाएगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के इधर से एक फोर्स लगाएंगे, दोनों का फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, तो ये इसी शेप में रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर वाला फोर्स हटा लिया तो नीचे वाला मॉलिक्यूल्स तो अपना फोर्स लगा ही रहा है, तो वैसे ही उसको रिगेन करवा देगा। तो होता क्या है, जब भी हम किसी चीज पे बाहर से फोर्स लगाते हैं, सपोज ऐसे मैंने एफ फोर्स लगा दिया, तो ये डिफॉर्म होके मान लो ऐसा हो गया, डिफॉर्म होके कुछ ऐसा हुआ, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल इस साइड शिफ्ट हो गए। तो होगा क्या, इधर वाले मॉलिक्यूल सब मिल करके इस पे एक फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स इसी के बराबर, एफ फोर्स। जब ये दोनों इक्वल है तो ये शेप में है, जैसे मैंने ये हटाया ये मॉलिक्यूल्स इसको वापस उस शेप में रिगेन करा देगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स प्रोड्यूस होता है क्यों होता है, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट फोर्स इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स। अब देखो ये सारी बॉडीज में अवेलेबल नहीं है, रीस्टोरिंग टेंडेंसी सारी बॉडीज अवेलेबल नहीं होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी, ऊपर देखो इलास्टिक बॉडी 100% रिगेन कर लेता है, क्यों, क्योंकि जितना मैं एफ फोर्स लगाऊंगा उतना ही एफ फोर्स से वापस लगा देता है। ठीक है, जितना मैंने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स से वापस लगा देगा और वापस सेम रिगेनिंग हो जाएगी। तो इलास्टिक बॉडी में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तभी वो वापस शेप को रिगेन कर लेता है। सेकंड, पार्शियली इलास्टिक, हो सकता है मैंने इधर से 10 न्यूटन लगाया, इधर से 10 की वजह से कम लगाएगा थोड़ा, हो सकता है 4 न्यूटन लगाए, 5 न्यूटन लगाए, इसलिए थोड़ा सा शेप रिगेन कर पाता है।
और प्लास्टिक बॉडी इसको कोई मतलब ही नहीं, ये नो रिगेनिंग टेंडेंसी, ये कोई फोर्स लगाएगा ही नहीं, इसके अंदर लगा फोर्स लगाने का कोई मतलब नहीं। ऐसा दोनों में, तीनों में डिफरेंस डिफरेंस है ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ दिस सॉलिड्स, उतना हमें नहीं जानना, हमें बस ये समझना है कि स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड की वजह से इन दोनों में, इन तीनों में डिफरेंस है। क्योंकि ये 100% जितना फोर्स लगाओगे उतना ही रीस्टोर करने का, ये थोड़ा सा कम करता है, और क्ले वाला तो बिल्कुल करता ही नहीं, चाहे बाहर से उसको कितना भी फोर्स लगा दो वो वापस से वही रहेगा। तो सर रीस्टोर, हाँ बताओ। सर मेरा नेट चला गया था, एक बार रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बता दो। रीस्टोरिंग फोर्स देखो ये बताया था, कहाँ तक सुना, कहाँ तक समझा था? सर रिस्टोरिंग फोर्स से पहले वाला जो आप एग्जांपल समझा रहे थे कि मॉलिक्यूल्स उसको रिपेल करते हैं। हाँ देखो, मॉलिक्यूल्स इसको रिपेल करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स लगाते हैं वापस। अगर मैंने एफ लगाया, ये शेप ऐसे होकर के ऐसे हो गई, तो ऐसा जब हम इस पे फोर्स लगाए रखते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स इसको धक्का देते हैं और नेट फोर्स वापस सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एफ के बराबर लगाते हैं, शेप यही रहता है। और जैसे ही हम इस फोर्स को हटाते हैं, ये वापस से रीगेन कर लेता है। ठीक है, तो इसी फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कौन सा? जो मॉलिक्यूल्स मिलकर के फोर्स लगाएगा उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे भेजने के लिए धक्का दे रहा होगा, दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। जो अंदर वाला फोर्स है दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, उसके सर बाद मैंने बताया था रीस्टोरिंग फोर्स इलास्टिक बॉडीज में सबसे ज्यादा होता है, कि अगर मैंने यहाँ से 10 न्यूटन लगाया और बॉडी इलास्टिक है, तो इधर से भी 10 न्यूटन लगा देगा, क्योंकि वापस फिर से रिगेन हो गया। जब हम पार्शियली इलास्टिक की बात करते हैं, मान लो मैंने जैसे 10 लगाया तो ये थोड़ा सा कम लगाता है, तो हो सकता है 40% ही वापस रिगेन कर पाए। और प्लास्टिक बॉडीज कोई फोर्स ही नहीं लगाता, मैंने एफ लगाया अंदर से 0 है, तो रिगेन ही नहीं करता, जैसे उसको मोड़ दोगे वैसे ही रहेगा, जिस तरफ से रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स किस में डेवलप होगा, और ऑप्शन दे दे इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी, तो सबसे ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लिख दो, फोर्स रीस्टोरिंग, फोर्स रीस्टोरिंग, फोर्स रीस्टोरिंग सबसे ज्यादा होता है इलास्टिक में, और सबसे कम होगा प्लास्टिक बॉडी में। इसमें ऑलमोस्ट पूरा जीरो ही होगा, ऑलमोस्ट जीरो ही होगा, कोई रिगेनिंग नहीं होती, जैसा दबा दो उसको उसी फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, यस सर। ये हमने समझ लिया रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स के बाद हम समझेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस समझने के लिए हमें रीस्टोरिंग फोर्स पता होना चाहिए। तो स्ट्रेस डिफाइन क्या होता है? ठीक है, बुक्स में कई बार ऐसे लिखा होता है ओनली फोर्स पर यूनिट एरिया, नहीं, हमेशा याद रखना रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। बुक में रीस्टोरिंग फोर्स क्यों लिखा होता है, बच्चे वही याद कर लेते हैं, स्ट्रेस लिखा होगा और फोर्स अपॉन एरिया हम लोग ये याद कर लेते हैं, बट वो स्टेटमेंट में क्या लिख देगा? फॉर इलास्टिक बॉडीज, ये हम पढ़ते नहीं, सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखो, अभी मैंने बताया था इलास्टिक बॉडीज हैं, तो बाहर से जो मैं फोर्स लगाऊंगा तो रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या उतना ही होता है इलास्टिक बॉडीज में, तो मैं फोर्स रीस्टोरिंग को फोर्स एक्सटर्नल लिख सकता हूँ। यस बट ये सर। कब है? सिर्फ इलास्टिक बॉडीज के केस में है। ठीक, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ से एक फोर्स लगाया फॉर इलास्टिक बॉडीज, इधर से आया 10 न्यूटन, तो इधर से कितना आएगा? वापस से 10 न्यूटन। तो बोलो स्ट्रेस बताओ कितना हुआ, बोलोगे 10 न्यूटन, और जितने एरिया पे लगाया होगा एरिया है तो 10/8। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि व्हाट इज, ये इलास्टिक नहीं है, नॉन इलास्टिक बॉडीज, मैंने इधर से लगाया 10 न्यूटन, अंदर से अंदर से सिर्फ 6 न्यूटन ही डेवलप हुआ, अब बोलो स्ट्रेस निकालो, तो क्या 10/एरिया नहीं होगा, 6/एरिया। ठीक है, यस सर। समझ गए स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन एनी बॉडीज पर यूनिट एरिया। ठीक है, दैट इज स्ट्रेस। अब बताओ यूनिट क्या होगी स्ट्रेस की? सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या यही प्रेशर की होती है? यस सर। यस सर। यूनिट लिख लिया तो हम लोग वो भी लिख सकते हैं, फोर्स क्या होता है mlt-2, और एरिया होता है L², ये कैंसिल हो जाएगा, तो ml-1 t-2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर कई बार इसको पास्कल से भी लिख देते हैं,
तो ध्यान से देखना, इस चैप्टर में कई बार क्वेश्चन आएंगे और वहां स्ट्रेस की यूनिट पास्कल दिया होगा, तो समझ जाना वो स्ट्रेस है, फोर्स नहीं, सॉरी प्रेशर नहीं, कई बार प्रेशर भी दे सकते हैं। हमने स्ट्रेस समझ लिया क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, आज सिर्फ स्ट्रेस ही करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है हमारे पास स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, तो हमें 3 टाइप के स्ट्रेस पढ़ने हैं। नॉर्मल, ये ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन। दूसरा आता है वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम स्ट्रेस। और तीसरा हम लोग बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, 3 टाइप के स्ट्रेस हमें पढ़ने हैं। स्ट्रेस होता है क्या, तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। टाइप, टाइप हमारा क्या क्या है, पहला टाइप हमने देख लिया, हाँ, नॉर्मल, वॉल्यूम और स्ट्रेस। नाम से पता लग रहा है नॉर्मल में क्या है, ये लेंथ से रिलेटेड है, नॉर्मल वाला है लेंथ से रिलेटेड। लेंथ से रिलेटेड का क्या मतलब है कि मैं किसी चीज पे बॉडी पे फोर्स लगाऊं और उसके लेंथ में चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे नॉर्मल है। किसी चीज का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम और शियरिंग। नॉर्मल के भी 2 पार्ट आते हैं, एक होता है टेंसाइल और दूसरा होता है कॉम्प्रेसिव। ठीक है, ये टोटल टाइप ऑफ स्ट्रेस है। टोटल टाइप ऑफ स्ट्रेस हमारे पास यही है, नॉर्मल, वॉल्यूम, शियरिंग। नॉर्मल के भी 2 पार्ट है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। अब चलो समझते हैं होता क्या। तो सबसे पहले नॉर्मल की बात करें। नॉर्मल, जैसे कि मान लो हमारे पास एक कोई ऐसे रॉड, इट हैज लेंथ है, अब मैं इसको ऐसे धक्का दूं, एक रॉड को ऐसे धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें भी अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये रॉड ऐसे मान लो यहाँ पे लटका हुआ है, इसको मैंने इससे पकड़ के बाहर की तरफ ऐसे खींचा, देखो इसको नीचे की पकड़ के मैं पुल कर रहा हूँ, तो बताओ रीस्टोरिंग फोर्स कैसा डेवलप होगा, अपनी साइज को वापस रीगेन करने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे रीगेन होगा। यस सर। ठीक है, तो ये जो 2 टाइप बना दिए, बस यही 2 टाइप है इसमें। सर जो रोड होती है उसमें मतलब हमारी इलास्टिसिटी तो नहीं होती? हाँ, परफेक्टली इलास्टिक होती है ना। देखो हम पढ़ रहे हैं लेंथ को, क्या रॉड के लेंथ को चेंज कर सकते हैं हम लोग कंप्रेस करके? नो सर। रॉड को समझ लो, एक वायर को समझ लो, और नो उनके सर। बारे में पढ़ेंगे, नहीं कर सकते? सर वायर को तो कर सकते हैं, रोड को नहीं। नहीं कर सकते। ठीक है, चलो स्प्रिंग समझ लो, अभी मैं बताऊंगा कि रॉड एक स्प्रिंग ही है, थोड़ी देर में प्रूफ हो जाएगा, उसको स्प्रिंग समझ। ठीक है, वो हमें देखने में लग रहा है, लेकिन हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, बाहर से हम धक्का दे सकते हैं उसको, लेंथ चेंज करने की कोशिश कर सकता है वो। स्प्रिंग सर समझ लो अभी। अभी पीछे हम जाएगी। हम्म, अभी हम ये भी देखेंगे कौन सी बॉडी ब्रेक हो जाएगी, कौन सी इलोंगेट होगी कि नहीं होगी। चलो अभी स्प्रिंग समझ लो, अभी नेक्स्ट क्लास में प्रूफ हो जाएगा कि स्प्रिंग और वायर सेम ही होते हैं। स्प्रिंग और, चलो स्प्रिंग को अगर मैं यहाँ से ऐसे देता हूँ, तो रीस्टोरिंग फोर्स वापस किधर डेवलप होगा, इस साइड। यस इसको सर। नीचे की तरफ खींचूंगा तो ऊपर की तरफ यस सर। ठीक है, अब देखो इसी में दोनों टाइप बता दिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में क्या हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं? यस यस। सर। कंप्रेस कर रहे हैं, तो दिस इज टाइप ऑफ कॉम्प्रेसिव क्या स्ट्रेस। फॉर्मूला क्या, वही रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की बात करें, हाँ बस टाइप अलग अलग है, कि अगर हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो ये हो गया, और इलोंगेशन की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। और फॉर्मूला इसमें भी वही है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया।
ठीक है, दोनों टाइप देख लिया। अगर हम किसी चीज को इलोंगेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है उस पर, ठीक है, और किसी को कंप्रेस कर रहे हैं तो बोल देंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस पे, ठीक है। यस सर। ये समझ लें हम लोग स्ट्रेस। अगला है वॉल्यूम और शियरिंग। वॉल्यूम वाला पार्ट बताता हूँ, शियरिंग बता देता हूँ पहले। वॉल्यूम में थोड़ा सा मैथ्स है। शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है देखो, शियरिंग स्ट्रेस शेप में चेंज को बताता है। अगर कहीं पे शेप चेंज हो रहा हो किसी फोर्स की वजह से तो वहां पे हम लोग शियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। एक फॉर्मूला फॉर्मूला जहां भी स्ट्रेस आएगा फॉर्मूला सेम ही है, क्या, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब समझते हैं ये होगा कैसे, शेप कैसे चेंज करता है। तो इसके एग्जांपल के लिए एक ऐसा ले लो, मान लो हमारे पास, जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, इरेजर है जो हम लोग स्कूल्स में यूज करते हैं। इरेजर लिया मैंने और नीचे वाले पार्ट को ऐसे फिक्स कर दिया इस डायग्राम में, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को मैंने इसमें बिल्कुल चिपका दिया, फिक्स किया हुआ है, तो ये नहीं हिलेगा। अब ऊपर से मैंने एक ऐसा फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, तो हो सकता है इसका शेप जो है वो तुम्हें ऐसे देखने को मिले थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये सर ये समझ में नहीं आ आया, रहा। ये जो लाइन थी ऐसे वाली, ये यहाँ चली गई ऐसे, ये समझ आया क्या हुआ डायग्राम, यस सर। ठीक है। हम लोग किसी भी चीज को ऐसे हैं, अगर मैं इसको धक्का दे दूं तो ये ऐसे शेप चेंज हो जाएगी इसकी, यस सर। ठीक है। तो ऊपर से जो मैंने ऐसे फोर्स लगाया है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये वाला इस डायरेक्शन में, एक नीचे की डायरेक्शन में। इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फोर्स। ध्यान रखना, इस फोर्स के मैंने दो कंपोनेंट्स निकाल लिए, साइन थीटा कॉस थीटा अभी हमें नहीं जानना है इसमें, बस ऐसा समझ लो जो पैरेलल टू दिस आएगा उसको बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स, और ये नॉर्मल फोर्स, ठीक। तो इसका स्ट्रेस क्या आएगा, इसका स्ट्रेस का फॉर्मूला हुआ देखो, जो इसको शेप चेंज करने की कोशिश कर रहा है, शेप कौन चेंज कर रहा है, FT। एफ टी कर रहा है, ठीक है। एफ एन तो बैलेंस करेगा इसको, एफ एन तो नीचे की तरफ लग रहा है, एफ एन तो एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, एम जी नीचे लगेगा, और नीचे ही एफ टी लग रहा है, सॉरी एफ एन नॉर्मल लग रहा होगा। शेप कौन चेंज कर रहा है, नॉर्मल, सॉरी एफ टेंजेंशियल, बुक्स में सिर्फ ऐसे होगा, ये वाला ऐसे लिखा होगा और यही होगा एफ। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि पूरा का पूरा फोर्स किधर लग रहा है, बिल्कुल इसके पैरेलल। लेकिन अगर मैं ऐसे फोर्स लगा दूं तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक नॉर्मल वाला एक टेंजेंस वाला, तो यहाँ मैं फोर्स अपॉन एरिया नहीं लिख सकता। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जो इसके शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है वो तो एफ टी कर रहा है, टेंजेंशियल फोर्स कर रहा है, एफ टी पर यूनिट एरिया जो भी होगा, ठीक है। इससे आते भी नहीं ज्यादा क्वेश्चन। सर हाँ बताओ। सर लेकिन जो टेंजेंशियल के ऑपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स होगा हमें वो नहीं लिखना चाहिए। हाँ मतलब वही इलास्टिक बॉडी की बात है, यहाँ पे भी क्या रिगेन होगा, क्योंकि इसको वापस छोड़ोगे ये वापस उसी शेप में आ जाता है। अगर तुमने यस। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं कर दिया तो ये अमाउंट दोनों में डेवलप क्या होगा, सेम, एफ टी, ठीक है। तो ये एफ टी जो है ये अंदर रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर ही है, इक्वल ही है, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इसमें भी पर यूनिट एरिया, एफ टी पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये है शियरिंग स्ट्रेस। ऊपर हमने देख लिया कौन कौन सा था, नॉर्मल के दो पार्ट देख लिए, कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल। अब आता है वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस आज वॉल्यूम तक ही करेगा, वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, देखो वॉल्यूम स्ट्रेस
फॉर्मूला हमें वही पता है, फोर्स रीस्टोरिंग पर यूनिट एरिया, किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो, फॉर्मूला यही है, ठीक है। और कई बार कुछ बुक ऐसे आता है ये चेंज इन प्रेशर होता है, हमें बस यही प्रूव करना है कि क्वेश्चन लिखा आएगा, पहले आता था, अब तो एमसीक्यूज एग्जाम है, वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, इसको प्रूव करो। वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर ही होता है, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर कैसे निकलेगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया से निकलेगा, इसी को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूव करने के लिए चलो समझते हैं कि मान लो हमारे पास एक बैलून इस शेप में है, तो देखो जब बैलून को हम बाहर की तरफ रखते हैं, जैसे हम ह्यूमन है, जैसे एक क्वेश्चन आता है, अगर तुमने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो, केमिस्ट्री में भी आता है कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारे वो क्या बोलते हैं, माउथ और नोज से क्या ब्लड क्यों आने लगता है? और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चेंज की वजह से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है कम होता है? और बढ़ जाता है। अरे यार उल्टा बोल रहा, बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, बाहर से कम हाँ होता मतलब वो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, देखो। बाहर कम होता है। है देखो होता है क्या, मान लो ये कोई एक पर्सन है, मतलब ब्लॉग बना दिया मुझे फिजिक्स चलो, कोई भी समझ लो, चलो मान लो ये कोई पर्सन, होता है क्या जब हम नॉर्मल प्लेन्स में रह रहे हैं, ठीक, तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा हमारी बॉडी में लग रहा होता है, ठीक? कितनी वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक पीएटीएम की वैल्यू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, वैल्यू याद है, ये तो केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। नहीं पता, ऐसा कुछ पढ़ा, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, नो सर। नहीं पढ़ा, पास्कल्स नो में पढ़ा सर। होगा, कोई नहीं। ठीक है, एक वैल्यू होती है पास्कल, मान लो पी नॉट है हमारे लिए, हम तो कुछ, ठीक है, ये वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कुछ वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है, बहुत बार केमिस्ट्री में तो बहुत होती यूज होता है वो, और वो दिया हुआ आता है क्वेश्चन में, तो याद करने की जरूरत होती नहीं। मान लो पी नॉट प्रेशर लग रहा है इस पॉइंट, ठीक है, तो हमारे अंदर जो ब्लड्स होते हैं उसके अंदर भी ऐसे बाहर की तरफ पी नॉट प्रेशर लगा होता है, और दोनों सब कुछ मेंटेन होता है, ऊपर से भी पी नॉट प्रेशर, नीचे भी पी नॉट प्रेशर। अगर फिजिक्स के टर्म्स में बात करूं तो ऊपर से लगने वाला एरिया पी नॉट इंटू ए, ऊपर से लगने वाला फोर्स ये, और बॉडी के अंदर से लगने वाला फोर्स भी यही पी नॉट इंटू ए, दोनों बैलेंस्ड है, सब कुछ सेम है, ब्लड कहीं आ नहीं रहा। जब हम हाई प्लेन्स में चले जाते हैं, मतलब माउंटेन्स में चले जाते हैं, और जिनको रहने की आदत नहीं है, प्लेन्स में ही रहे और अचानक से माउंटेन पे चढ़े गए और वहां भी हाइकिंग करने लग गए, तो ऊपर जाने पे क्या होता है, हाइट हो जाती है कम। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि हाइट रो जी एच होती है, मतलब एच हाइट कम होगा जैसे, तो प्रेशर की वैल्यू हाइट। अभी बस इतना समझो कि जब हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, पी ए टी एम इज गोइंग टू डिक्रीज, मतलब मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू थी 10 पास्कल की वैल्यू, बॉडी के अंदर भी हमारा 10 पास्कल मेंटेन्ड है। अब जैसे हम ऊपर चले गए, ऊपर जाके प्रेशर हो जाती है कम, मान लो 8 पास्कल्स रहेगी, और हमारा बॉडी जो है, बॉडी को तो आदत है कितने की, 10 पास्कल्स की, बॉडी अभी मेंटेन नहीं हुआ है, बॉडी को आदत है 10 पास्कल्स की, तो अचानक से क्या होगा, इधर जो हमारे ब्लड बह रहे हैं उनका प्रेशर हाई हो जाएगा, और ब्लड कहाँ जाता है, कोई भी चीज लिक्विड है तो कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमारे मुंह से और नाक से अचानक से ब्लड निकलने लग जाएगा, और ये बहुत कॉमन है। इसीलिए जब हाई प्लेन्स पे जाते हैं जैसे लद्दाख वगैरह, तो वहाँ पे पहले 1 या 2 दिन रेस्ट करते हैं, बॉडी को एकोमोडेट होने देते हैं, तब जाके निकलते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें, ठीक, तो ये होता है कि अगर हम हाइट पे चले जाएं तो बाहर का प्रेशर तो कम हो जाएगा, बट हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, इसी वजह से हमारे अचानक से खून आने लगता है। सेम हालत यहाँ है, मान लो अब बैलून है ये, हमें ये वाला एग्जांपल समझना था, बैलून है, तो बैलून पे अब ऐसा नहीं कि इस पे कुछ नहीं लग रहा है, इस पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
चारों तरफ से। ठीक है, मान लो पी नॉट है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कब मेंटेन हो सकता है, जब अंदर से भी इतना ही फोर्स लग रहा हो, क्योंकि अंदर भी एयर है, तो अंदर भी कितना प्रेशर लगेगा, पी नॉट, तभी ये शेप मेंटेन्ड है। जहां भी दोनों की तरफ प्रेशर की वैल्यू कम या ज्यादा हुई, शेप डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो मुझे बताओ, यहाँ से इसका एरिया ए है, तो अंदर से आउटवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा, क्या प्रेशर इनटू एरिया के बराबर लगे? ये चीज समझ आई? बैलून के अंदर पी नॉट प्रेशर है, क्यों? क्योंकि बाहर भी पी नॉट प्रेशर है, दोनों शेप मेंटेन्ड है, तो जितना प्रेशर बाहर होना चाहिए उतना ही प्रेशर अंदर होना चाहिए। तो आउटवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा, पी नॉट इंटू ए, ये सारे मिलकर के बाहर की तरफ पी नॉट इंटू ए निकाल रहे होंगे। और इसका रेडियस मान लो आर है, और बैलून कैसा होता है, स्फीयर, सर्कल नहीं ले लेंगे, स्फीयर ले लेंगे। तो एरिया की वैल्यू जरा बताना क्या होगी, स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया पूछा है, वॉल्यूम नहीं। 4 पाई आर स्क्वायर, याद है ऐसा कुछ? यस सर। ठीक है, तो आउटवर्ड फोर्स किसमें है, ये रहा। ये होता है नॉर्मली। अब देखो, अब इसको मैं क्या करता हूँ, सर हाँ बताओ। सर ये आपने पी नॉट इंटू ए कैसे लिखा है, समझ नहीं आया। देखो, कोई भी चीज है, वैसे ये बैलून था, तो बैलून पे बाहर हम सोच रहे हैं बैलून पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, बट एटमॉस्फेयर इस पे चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने पी नॉट लिया हुआ है। यस सर। एटमॉस्फेरिक सब पे इक्वल प्रेशर लगा रहा है, और इसका शेप मेंटेन्ड है, इसका बैलून का, तो बैलून अंदर से भी उतना ही फोर्स लगा, मतलब उतना ही प्रेशर लगा रहा होगा, तभी तो मेंटेन्ड है। यस सर। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर से कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया। मतलब अंदर से बैलून के अंदर पे जो ये जो एयर है, ये अपने वॉल्स पे कितना फोर्स लगा रहा है, समझ आए? पी नॉट प्रेशर मेंटेन है अंदर भी, और ए इसका एरिया है, तो फोर्स अंदर कितना लगेगा, पी नॉट इंटू ए। यस सर। बस। ठीक, अब देखो, इस बैलून को मैंने अचानक से क्या किया, ये एक वाटर है, टब में वाटर लिया, अंदर डाल दिया, तो बताओ अब क्या होगा, क्या इसकी शेप जो है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे तो लग तो रहा ही है, अब ये वाटर वाला भी इस पे प्रेशर लगाएगा चारों तरफ से, इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो शेप है थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बाहर से पी नॉट तो लग ही रहा था, अब एक्स्ट्रा वाटर भी इस पे चारों तरफ से फोर्स लगाने लग गया। ये चीज समझ आए? इसका जो शेप है, पार्ट है, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने वाटर के अंदर डाला है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पहले जो था वो तो है ही, अब वाटर भी इस पे प्रेशर लगाने लग गया, तो इसका शेप और चारों तरफ से लगा रहा है। वाटर की एक प्रॉपर्टी भी होती है, हम वहाँ पूछ देखेंगे भी, कि हमेशा ये फोर्स लगाता है बाहर की तरफ, बायोंसी फोर्स, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वैसे 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, तो ये चारों तरफ से इस पे फोर्स लगाने लग गया, इसकी जो थोड़ी सी साइज में डिक्रीमेंट हो गई। ठीक, और डिक्रीमेंट हो गई, तो बताओ प्रेशर पहले तो पी नॉट था, तो अब क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा डीपी प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाएगा। यस सर। ये जो डीपी आया वो किसकी वजह से आया, चेंज इन प्रेशर ड्यू टू वाटर। अब भी शेप मेंटेन ही है, हम ये ले रहे हैं, तो अंदर भी क्या पी नॉट प्लस डीपी होना चाहिए। यस सर। चलो, जहाँ डाउट होगा पूछ लेना। अब क्या इसका रेडियस थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, मान लो अब रेडियस आर डैश हो गया, सर लेकिन पी नॉट प्लस डीपी होगा तो शेप तो सेम रहनी चाहिए। क्या? सर अगर बलून भी पी नॉट प्लस डीपी फोर्स लगा रहा है तो सेम होनी चाहिए शेप। सेम शेप होनी चाहिए। देख, हमने चारों तरफ से लगाया,
ये ऐसे फोर्स लगेगा, इसमें क्या होने वाला है, शेप जो है थोड़ी सी डिक्रीज, मतलब शेप जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज होगी, और प्रेशर पी नॉट प्लस डी पी। अच्छा, पी और वी में क्या रिलेशन है ये बताओ। बॉयल्स लॉ पढ़ा है? बॉयल्स लॉ याद है केमिस्ट्री? सर पढ़ा। क्या होता है बताओ। सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली या इनवर्सली? सर इनवर्सली। ठीक है, सर प्रेशर की होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। यस, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देखो होता क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इंक्रीज करा दें, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। 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 यही है, ठीक है, प्रेशर अंदर से इंक्रीज हो रहा है, बाहर से भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। ठीक, अब इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अभी नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ लिया? नो सर नहीं पढ़ा। अभी नहीं पढ़ा। 5th चैप्टर तो पढ़ लिया होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें आता है ये। नो सर नहीं पढ़ा। अच्छा, तभी नहीं पता, चलो वो पढ़ लेना सब एक क्वेश्चन। क्या? सर बॉयल्स लॉ उसी में। हाँ, 5th चैप्टर में। ओके सर। ठीक है, देखो उसमें भी क्वेश्चन आता है। अच्छा चलो पढ़ लोगे तब बताऊंगा, अभी नहीं। हम्म, कहाँ आ गया, हाँ। अब देखो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो गया और प्रेशर ये है। इसकी रेडियस आर डैश हो गई, हम आर डैश को ले लेते हैं कि पहले रेडियस आर था और डीपी की वजह से डी आर रेडियस थोड़ा सा कम हो गया, बहुत ही स्मॉल अमाउंट है डी आर। सर हाँ बताओ। सर ये जो रेडियस आर डैश हुई है ना, ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि अगर ये शेप हमारी डिफॉर्म ना हो इसलिए हमने डीपी प्लस करा है आउटसाइड और नहीं नहीं, इनसाइड। डिफॉर्म होने की वजह से नहीं। देखो होगा क्या कि जैसे ही हमने ये वाटर है, वाटर में जैसे ही हमने इसको डाल दिया, वो वाटर को अंदर डाल, मतलब वाटर के अंदर जैसे ही बैलून डाला तो इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले पी नॉट क्या था, पहले प्रेशर अंदर क्या था, पी नॉट, बाहर भी पी नॉट, जैसे ही डाला तो पी नॉट एक्स्ट्रा आएगा, मतलब प्लस डीपी एक्स्ट्रा आएगा, तो ये इसको थोड़ा सा इसको ऐसे शेप कर देगा, तब तक इसकी प्रेशर क्या हो जाएगी, पी नॉट प्लस डीपी। देखो सर इसको, शेप जब उसकी चलो चेंज हो रही है तब वो पी नॉट प्लस डीपी लगा रहा है। हाँ, देखो ध्यान से, अब देखो होगा क्या। मैं ठीक से समझा देता हूँ, इसमें डाउट है तो चलो। यहाँ पे है पी नॉट, यहाँ भी था पी नॉट। अब जैसे ही आया देखो अंदर, वो एयर क्या है, अंदर का एयर जो है बैलून से वो कहीं जा नहीं सकता। एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लो n नंबर ऑफ मोल्स है, तो वो तो कांस्टेंट है। चलो, जैसे मैं इसको वाटर के अंदर डालता हूँ, ये वाटर है, ये हमारा बैलून था, अब अचानक से प्रेशर पी नॉट प्लस डीपी हो गया, तो मुझे बताओ अगर प्रेशर पी नॉट प्लस डीपी हो गया तो क्या ये इसको शेप को चेंज करना चाहेगा? यस सर। शेप चेंज करना चाहेगा। शेप चेंज करना चाहो तो मान लो ये शेप जो पहले इस वाले लेंथ पे थी अब इस वाले लेंथ पे आ गई, क्योंकि चारों तरफ से इक्वली फोर्स लगा रहा है, ऐसे ऐसे, वाटर की प्रॉपर्टी है, तो इसका एरिया क्या डिक्रीज होगा। यस सर। अब ये जो वॉलर मॉलिक्यूल्स थे, जो कि पहले तो कितना लगा रहे थे, पी नॉट। पी नॉट लगा रहे थे, अब इसका थोड़ा सा एरिया चेंज हो गया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो सेम है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यस एरिया सर। डिक्रीजिंग, अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब देखो पहले जो पी नॉट था तो धीरे धीरे ये होगा, श्रिंक होना स्टार्ट होगा, श्रिंक होना स्टार्ट होगा, मान लो ऐसे पी नॉट की वैल्यू ले लो 10, यहाँ पे आया डीपी की वैल्यू ले लो 12, मतलब 2 ले लो,
तो हो गया 12। तो जैसे ही ये अंदर आया इसमें था 10, अब ये सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, इस वाले लेंथ पे आया, श्रिंक हुआ, तो अंदर प्रेशर बना 11 क्योंकि एरिया कम होगा, तब अभी भी ये श्रिंक होगा। फिर वो इस लेंथ पे आया, अंदर भी 12 बाहर भी 12, दोनों मेंटेन्ड हो गए, यानी कि बाहर भी पी नॉट प्लस डीपी, अंदर भी पी नॉट प्लस डीपी श्रिंक होने के बाद, तो अब दोनों मेंटेन हो जाएंगे। पता चला एरिया, सॉरी वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, वैसे कहीं डाउट हो तो उसको बता दो, ऐसा नहीं है कि डाउट है तो रखे रहो, समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, अब समझ गया, अंदर पी नॉट प्लस डीपी आया, बाहर भी पी नॉट प्लस डीपी आया, जैसे जैसे श्रिंक होता रहेगा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जैसे प्रेशर बाहर और आउटवर्ड इनवर्ड और आउटवर्ड प्रेशर बराबर हुए उसी शेप पे रुक जाएगा। तो मैंने माना आर डैश शेप पे रुक गया, आर डैश क्या हुआ, आर माइनस डी आर। चलो अब बताओ आउटवर्ड फोर्स लगाएगा ये, आउटवर्ड फोर्स उसको मैं ले लेता हूँ एफ डैश आउटवर्ड, क्या वो लगाएगा पी नॉट प्लस डीपी इंटू न्यू एरिया। यस सर। यस सर। पी नॉट प्लस डीपी, एरिया नया वाला क्या होगा 4 पाई आर, आर प्लस नहीं आर माइनस आर डैश का होल स्क्वायर। यस सर। आर माइनस आर डैश कैसे, आर माइनस डी आर ना, यस सर, आर माइनस डी आर। को डिलीट करो। हाँ देखो यहाँ पे लिखूंगा पी नॉट प्लस डीपी, ये वाली लाइन हटा लो, 4 पाई आर डैश स्क्वायर। अब आर डैश की वैल्यू जब हम डालेंगे तो आर डैश कितना है, आर माइनस डी आर, यस होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डी आर की वैल्यू जो है ना बहुत स्मॉल है, और किसी स्मॉल का स्क्वायर करोगे वो बहुत ही और भी स्मॉल हो जाता है, पता है, किसी छोटी चीज का स्क्वायर करने पे और छोटा है, जैसे अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो बताओ क्या होगा 16 इंक्रीज हो गया ये तो। अगर मैं 0.4 का स्क्वायर करता हूँ तो बताओ क्या होगा 0.16। क्या इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ ये, सर डिक्रीज हो गया। तो किसी भी छोटी चीज का अगर हम स्क्वायर कर, एक चीज पहले डी आर पहले ही मैंने बहुत छोटा लिया हुआ है, ऊपर से मैंने उसका स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। यस सर। तो डी आर का स्क्वायर ऑलमोस्ट 0 के बराबर। इसको अगर मैं ओपन करूं तो मैं लिख सकता हूँ पी नॉट प्लस डीपी 4 पाई आर स्क्वायर। इस डी आर को हम लोग स्मॉल ले सकते हैं, तो ये सिर्फ आर स्क्वायर बच गया। यस सर। चलो ये हो गया पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डीपी 4 पाई आर। यस सर। ठीक है, ये हो गया, ये था हमारा एफ डैश आउटवर्ड, और इसी के डिफरेंस को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप बोलते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, एफ डैश आउटवर्ड माइनस एफ आउटवर्ड। एफ डैश आउटवर्ड तो हमने निकाल लिया, क्या है पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी पी, ये मैंने सिर्फ फर्स्ट वाले की वैल्यू डाली। फोर्स आउटवर्ड हमने ऊपर निकाल रखा है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, एफ आउटवर्ड कितना था पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो देखो पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, अच्छा डीपी के साथ भी, सिर्फ डीपी कैसे आ सकता है, हाँ देखो डीपी के साथ भी 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ मिस हो गया, प्लस में डीपी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आया डीपी 4 पाई आर स्क्वायर, और स्ट्रेस क्या होता है दिस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज dp 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो देखो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई dp इज व्हाट चेंज इन प्रेशर। ठीक है, समझ आया ये, स्टेप्स में डाउट है तो बताओ।
सर ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट होती है? नहीं, ये तो तुम्हारे एग्जाम में भी नहीं, मतलब स्कूल के बुक्स में भी नहीं, बस ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। चेंज इन प्रेशर, आई एम सॉरी, वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। मैंने बस उसी चीज को प्रूव कर दिया, बस इसको एक बार देख लेना, याद रहना चाहिए और समझ आना चाहिए, समझाने के लिए मैंने ये किया हुआ है। ओके डेरिवेशन सर। तो आएगी नहीं, जो एग्जाम पैटर्न हो गया। ठीक है, तो क्या देखा, इसका कंक्लूजन फाइनली हमने क्या निकाला, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस हमने इतना ही करना है। क्या क्या किया हमने, देखो स्ट्रेस होता क्या है, तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तीन टाइप पढ़े हमने, नॉर्मल, वॉल्यूम, शियरिंग। नॉर्मल वाला कौन सा, लेंथ में चेंज कर रहा है, अगर वो कॉम्प्रेस कर रहा है तो कॉम्प्रेसिव, इलोंगेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं टेंसाइल। वॉल्यूम स्ट्रेस, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी या डीपी। शियरिंग स्ट्रेस क्या, रीस्टोर मतलब टेंजेंशियल फोर्स, जो कौन सा, रीस्टोरिंग वाला, पर यूनिट एरिया। ठीक है, यही तीन टाइप है, इसमें बहुत कम वो आते हैं, न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, मेनली यही पार्ट है। और आएंगे भी तो क्या, सिंपल है, रीस्टोरिंग फोर्स निकालो अपॉन एरिया निकाल दो, और इसमें आ जाए, वॉल्यूम में आ जाए तो चेंज इन प्रेशर निकाल दो। ठीक है, बट ये वाला डेरिवेशन आई थिंक स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, बस समझाने के लिए था तुम्हारे कैसे हो। ठीक है, तो इतना पार्ट ही था हमारा स्ट्रेस। ठीक है, तो आज बस स्ट्रेस करते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं, फिर सिर्फ रहेगा स्ट्रेन। तो एक दिन में हम लोग स्ट्रेन करेंगे, फिर एक दिन में हुक्स लॉ, एक एक दिन में आराम से कर लेंगे इसको। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें या कोई और डाउट है तो बताओ। सर हाँ बताओ। सर ये जो हमने डेरिवेशन करी है इसका मतलब ये हुआ ना कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू फाइनल रिस्टोरिंग फोर्स माइनस इनिशियल इनिशियल। रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ। ओके सर। रीस्टोरिंग फोर्स यही था, बाद में पहले कितना आ रहा था और बाद में यस कितना है, दोनों के डिफरेंस को रीस्टोरिंग फोर्स बोले। यस सर। ठीक है, नहीं है डाउट तो यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे फिर, जिनके एग्जाम से अपना प्रीवियस चैप्टर से उसको तैयार करते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।